बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है उसका नाम है बायोट-सवर्ट लॉ। अब ये बायोट-सवर्ट लॉ क्या होता है, इसमें हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं और इसको किस मकसद के लिए हम स्टडी करते हैं, वो सारी डिटेल आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो लिहाज़ा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरी देखा करें, तभी आपको पूरे कंसेप्ट की समझ आएगी कि बायोट-सवर्ट लॉ बेसिकली क्या चीज़ है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, हमारे पास जो बुक का नाम है वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। मतलब इसमें हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी, दूसरी है हमारे पास मैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रिसिटी को हम सिंपली में हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? स्टडी व्हेन चार्ज इन रेस्ट, यानी कि जब चार्ज रेस्ट की हालत में होगा तो तब हम जो स्टडी करेंगे चार्जेस की, तो वो हमारे पास क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होंगे। सिमिलरली मैग्नेटोस्टैटिक्स में क्या चीज़ है? मैग्नेटोस्टैटिक में भी हम चार्ज की स्टडी करते हैं, लेकिन उसमें फ़र्क ये है कि इसमें चार्ज मोशन में होगा, या इसको सिंपली हम कह सकते हैं करंट। इसको सिंपली क्या कह सकते हैं हम? करंट कह सकते हैं, क्योंकि जब आपने करंट की डेफिनेशन पढ़ी है, द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो इसमें जब चार्ज मोशन में होगा तो इसका मतलब है फ्लो में होगा, तो वो क्या क्या होगा? करंट कहलाएगा। तो मैग्नेटोस्टैटिक में हम स्टडी करते हैं करंट की, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम स्टडी करते हैं चार्ज की, लेकिन वो रेस्ट की हालत में होगा। अब इस फर्दर इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने दो लॉज पढ़े थे। एक है हमारे पास कूलम्ब्स लॉ और दूसरा हमारे पास है गाज़ीज़ लॉ। ठीक है? अब इन दोनों लॉज़ में हम स्टडी करते हैं चार्ज की। ठीक है? दोनों लॉ में हम स्टडी किसकी करते हैं? चार्जेज़ की स्टडी करते हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि चार्जेज़ रेस्ट की हालत में है। चार्जेज़ कि किस में है? रेस्ट की हालत में। और इन दोनों लॉज़ में जो मेन फ़र्क है वो क्या है कि गाज़ लॉ में जो चार्जेज़ होते हैं वो सिमेट्री होते हैं, जबकि कूलम्ब्स लॉ में जो चार्जेज़ होते हैं वो अनसिमेट्री होते हैं, वो सिमेट्री नहीं होते। सिमिलरली अब मैग्नेटिज़्म को समझने के लिए भी हमने 2 लॉज़ का यूज़ करना है। एक है हमारे पास बायोट-सवर्ट लॉ और दूसरा हमारे पास है एम्पेयर लॉ। अब बायोट-सवर्ट लॉ को आज के इस टॉपिक में हम डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एम्पेयर्स लॉ को भी डिस्कस करेंगे। अब सिर्फ़ आप ये जान लें कि दोनों लॉज़ में हम करंट की स्टडी करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमें ये बेसिकली बताता है। अब बायोट-सवर्ट लॉ में भी हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, पेयर्स लॉ में भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। और इसमें फ़र्क दोनों में इतना है कि एम्पेयर्स लॉ में सिमेट्री चार्जेस होते हैं, बायोट-सवर्ट लॉ में अनसिमेट्री चार्जेस हमारे पास मौजूद होते हैं। तो अब देखते हैं हमारे पास, क्योंकि ये हम जो पोर्शन पढ़ रहे हैं ये मैग्नेटोस्टैटिक्स का है, तो मैग्नेटोस्टैटिक क्या चीज़ है? मैग्नेटोस्टैटिक इज़ द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डीलिंग विद द इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन स्टेडी मोशन, दैट इज़ स्टेडी करंट और डीसी। तो मैग्नेटोस्टैटिक बेसिकली हमारे पास क्या चीज़ है कि ये मैग्नेटिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? इलेक्ट्रिक चार्जेस की। और वो चार्जेस किस में होंगे? इन स्टेडी मोशन। ज़्यादा स्पीड के साथ वो मूव नहीं करेंगे, बल्कि उनकी जो मोशन होगी वो क्या होगी? स्टेडी होगी, या करंट उसे हम कह सकते हैं, डीसी करंट भी कहते हैं। अब इसके 2 लॉज़ हैं। द फंडामेंटल लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स इज़ बायोट-सवर्ट लॉ एंड एम्पेयर सर्किटल लॉ। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जस्ट बायोट-सवर्ट लॉ को। अब बायोट-सवर्ट लॉ बेसिकली हमारे पास क्या चीज़ है? तो उसको स्टार्ट करते हैं। In 1819, Hans Christian Ørsted discovered that compass needle was deflected by current carrying wire. अब वो कहता है कि 1819 में एक हांस क्रिश्चियन ओरेस्टेड नामी एक साइंटिस्ट था। उसने क्या किया कि एक वायर में से अगर करंट गुजर रहा है तो उसने क्या किया, उसके नज़दीक एक कंपास रख दी। ठीक है? एक कंपास रख दी। आपको पता है कि कंपास होती है जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल दिखाते हैं। तो वो क्या हुआ कि जैसे ही उसके करीब रखी, तो करंट गुज़र रहा था, तो उसने अपना क्या किया कि वो उसने कंप नेडल ने वो डिफ्लेक्ट हो गई। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो पहले साउथ पोल पे थी, तो वो नॉर्थ पोल पे चली गई। ठीक है? नेडल क्या हो गई, वो कंपास की जो नेडल है वो क्या हो गई है? डिफ्लेक्ट हो गई है। तो इसका मतलब है कि कोई तो चीज़ थी जो उस चीज़ को डिफ्लेक्ट करती है। कोई तो ऐसी चीज़ थी जो उस चीज़ को डिफ्लेक्ट करती है। तो उस चीज़ को हम कहते हैं, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। देन इन 1920 2 साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जीन
बैप्टिस्ट बायोट एंड फ्लेक्स सेवट। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट्स किया, डिटरमाइन किया कि वो जो चीज थी जिसकी वजह से वो कंपास ने अपनी डिफ्लेक्शन चेंज की, उसका मतलब है कोई फोर्स लगी थी उसको। उसको क्या लगा था? कोई फोर्स लगी थी। तो वो उन्होंने वो फोर्स को डिटरमाइन किया था जो कि करंट कैरिंग वायर की वजह से उस कंपास पर लग रही थी। ठीक है। अब उनके रिजल्ट्स क्या थे? तो अब सबसे पहले हम बायोट सवर्ट लॉ की स्टेटमेंट देखते हैं और फिर इसको मजीद डिटेल के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। द बायोट सवर्ट लॉ स्टेट्स दैट मैग्नेटिक फील्ड बी at the point in space due to the small current element that delta I in a conductor is given by। अब एक ये हमारे पास वायर है, सपोज करें कि ये हमारे पास वायर है, इसमें से करंट गुजर रहा है, तो इसमें से आई करंट गुजर रहा है, ये आई करंट इसमें से गुजर रहा है। तो हमने सिर्फ एक इतना सा पोर्शन लिया जो कि हमारे पास डी एस है, ये वाला पोर्शन है। अब इसमें से करंट गुजर रहा है, ठीक है, और एक पॉइंट है पी। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आप कह रहे हैं कि हो रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है इसके ऊपर। तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई डी एस मल्टीप्लाई बाय आर ओवर आर क्यूब। तो ये हमारे पास क्या होगा? बायोट सवर्ट लॉ होगा। अब इसमें इस पूरे फार्मूला में ये क्या क्या चीजें हैं? ये देखें, म्यू नॉट ओवर 4 पाई ये कांस्टेंट है। म्यू नॉट ओवर 4 पाई क्या है? कांस्टेंट है। इसके अलावा डेल्टा बी इसमें क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। डेल्टा आई क्या है? करंट एलिमेंट है। डेल्टा आई हमारे पास क्या है? करंट एलिमेंट है। ठीक है, मतलब सिर्फ जो ये वाला जो आपके पास ये जो आई है, आई डी एस, ये हमारे पास क्या है? करंट एलिमेंट है। सिमिलरली आर क्या है इसमें? R is a vector point to the pointing from current element to the point where the magnetic field is being measured। यानी कि इस P से लेकर ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमारे पास R है। तो यानी कि ये इस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ds क्या चीज है? हमारे पास लेंथ एलिमेंट है। किसका? ऑफ लेंथ एलिमेंट ऑफ इज द लेंथ ऑफ एलिमेंट मैग्नीट्यूड। ठीक है, ds हमारे पास ये पूरी लेंथ है। और अगर अकेला ds ले लें, तो अगर फैक्टर फॉर्म में लेना तो ऊपर आप इसके एरो लगाएंगे, अगर एरो नहीं लगाना तो ये मैग्नीट्यूड है। म्यू नोट इसमें क्या चीज है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी जैसे आपने एप्सिलॉन नोट पढ़ा था कोलम्स लॉ में, गाउस लॉ में, तो इसमें म्यू नोट है। म्यू नोट बेसिकली परमिएबिलिटी है, ठीक है, और एप्सिलॉन नोट परमिटिविटी था। अब म्यू नोट क्या चीज है? परमिएबिलिटी। और परमिएबिलिटी क्या होती है कि किसी चीज में से कितना मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गुजरेगी वो हमें बताती है। और इसकी वैल्यू क्या होगी? 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁷ टेस्ला। ठीक है, तो ये हमारे पास टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। तो ये हमारे पास क्या होगा? उसका ये फार्मूला है कि डेल्टा बी इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई डी एस मल्टीप्लाई बाय आर ओवर आर क्यूब। नेक्स्ट देखते हैं कि उनका रिजल्ट्स। आप देखें, डायग्राम आपको समझ में आ गई है। एक वायर है, उसमें एक हमने छोटा सा एक उसका एक हिस्सा लिया जिसे डीएस का नाम दिया है। उसमें से कितना करंट गुजरा है, कितना करंट एलिमेंट गुजरा है, वो सारा हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब डी बी, मैंने आपको बताया कि डी बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय स्मॉल सेक्शन ऑफ द वायर। सिमिलरली डीएस क्या चीज है हमारे पास? वो है वेक्टर ऑफ लेंथ ऑफ स्मॉल सेक्शन ऑफ वायर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अब यही वो दोबारा फिर वही चीजें मैं आपको जरा थोड़ा सा डिटेल के साथ बताने, आसान अंदाज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आर क्या चीज है हमारे पास? पोजिशनल वेक्टर है, जहां से हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। आई क्या है? करंट है हमारे पास। और थीटा क्या चीज है? थीटा जो इसमें गिवन है इस डायग्राम में, वो है एंगल है बिटवीन द डी एस एंड आर के दरमियान जो एंगल बन रहा है उसे हम थीटा के नाम से कहते हैं। अब इसमें एक चीज आपने याद रखनी है कि डी बी वो परपेंडिकुलर होता है डी एस के। डी बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा हमेशा डी एस के। सिमिलरली डी बी परपेंडिकुलर ही होगा आर वेक्टर के भी। डी बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर के। सिमिलरली डी बी प्रोपोर्शनल होगा करंट एलिमेंट आई के। और डी बी प्रोपोर्शनल होगा डी एस के। डी बी प्रोपोर्शनल आल्सो होगा साइन थीटा के। अब बायोट सवर्ट लॉ, ये एक डायग्राम ली। अब ये उसी डायग्राम को हमने थोड़ा सा इधर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए। ये देखें, अब ये जो पूरा एलिमेंट लिया है हमने, ये पहले ये जो एलिमेंट था वो डीएस वाला, वो हमने यहाँ से अब शॉर्ट कर दिया है इसको। तो ये देखें, अब ये वाली चीज क्या है? किसके बराबर है? एस के। और ये पॉइंट पी है जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है वो आर है। अब नेक्स्ट क्या चीज है हमारे पास? All these results could be summarized by on the law
तो जब हम उनको समराइज करेंगे लॉ पे तो क्या होगा कि डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आई के, और डी एस के, और आर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, आर स्क्वायर के। जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हम खत्म करेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट क्या होगा, म्यू नॉट ओवर 4 पाई। कांस्टेंट क्या आएगा, म्यू नॉट ओवर 4 पाई, और म्यू नॉट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। और अब नेक्स्ट में, इस टाइम में नेक्स्ट क्या होगा कि हम आर के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और आर के साथ डिवाइड भी कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, तो आर ऊपर आ जाएगा, ठीक है, आर क्या आ जाएगा, ऊपर ही आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, आर क्यूब बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, आर क्यूब, क्योंकि ये आर यूनिट वेक्टर था। अगर आर एक साथ आएगा तो यूनिट वेक्टर और आर का जो मैग्नीट्यूड है, तो ये क्या बन जाएगा, आर वेक्टर बन जाएगा, और ये आर क्यूब हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द एलिमेंट करंट, ये हमारे पास मौजूद है, ये मैंने आपको आगे बता दिया है कि ये हमारे पास म्यू नॉट ओवर 4 पाई मल्टीप्लाई बाय आर और आर क्यूब के बराबर होगा। द मैग्नेटिक फील्ड रैप्स इन अ सर्कल। अच्छा, अब ये मजीद इसको बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी, इसकी डायरेक्शन को हम कैलकुलेट किस तरीके से करना है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, आप कह लें कि मैग्नेटिक फील्ड को आपने रैप्स करना है सर्कल में ऑफ द वायर को, ठीक है। अब द डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड, द मैग्नेटिक फील्ड इज इजी टू फाइंड यूजिंग द राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल क्या चीज है, राइट हैंड रूल है कि आपने पुट द थंब ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। आपने अपना थंब अंगूठा रखना है जहां पर करंट की डायरेक्शन होगी, और अपने फिंगर को कर्ल करना है जिस तरफ डायरेक्शन किसकी होगी, बी की डायरेक्शन होगी, ठीक है, जिस तरफ किसकी डायरेक्शन होगी, बी की डायरेक्शन होगी। तो तो हमारे पास देखें, ये आपके पास आप देखें एक वायर है, तो आपने राइट हैंड रूल रखना है, अपना जिस तरफ आई की डायरेक्शन होगी उस तरफ आपने थंब रखना है, और जिस तरफ बी की जो डायरेक्शन होगी उस तरफ आपने अपने फिंगर को कर्ल कर देना है, ठीक है। तो जब फिंगर को कर्ल करेंगे तो जिस तरफ फिंगर की डायरेक्शन हो, कर्ल फिंगर की डायरेक्शन होगी, वो ही आपकी डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब लास्ट में है कि एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सवार्ट लॉ। हमने बायोट-सवार्ट लॉ को जाना मुकम्मल तौर पे, तो उसकी एप्लीकेशन क्या है, हम किस मकसद के लिए उसको यूज करते हैं। द बायोट-सवार्ट लॉ इज स्पेशली यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स produced by symmetrically arranged current carrying conductor and is a key component of understanding the behavior of magnetic field around the wires and circuits। तो बायोट्स वर्ड लॉ को हम किस लिए यूज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। और वो मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस होगा, जब जो करंट है वो सिमेट्रिकली अरेंज्ड होगा। करंट मैंने आपको बताया था शुरू में कि बायोट्स वर्ड लॉ में करंट को क्या होता है, सिमेट्रिकली अरेंज्ड करते हैं, ठीक है, और इज अ की कंपोनेंट। और ये की कंपोनेंट है किसको अंडरस्टैंड करने के लिए, बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर्स, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।